चलिए स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण का पहला लेसन देखेंगे। संज्ञा और सर्वनाम शब्द भेद के अंतर्गत ही आते हैं और इसमें मैं आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताऊंगी और इसी में हम जो स्वाध्याय हैं पिछले पाठों के उनके बारे में भी देखेंगे। तो पहला संज्ञा के बारे में परिभाषा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण है राम, यह व्यक्ति का नाम है। बकरी जो है वह प्राणी का नाम है। पुणे स्थान का नाम है। किताब वस्तु का नाम है। इस तरह से यह संज्ञा कहलाती है। संज्ञा के प्रकार जो हैं वो 5 हैं। इसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। इसमें पहला हम व्यक्तिवाचक संज्ञा देखेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या होती है? तो जिस भी संज्ञा के शब्दों से हमें किसी प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम का पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब वो हमें संज्ञा तो पता पड़ती है लेकिन उस संज्ञा से विशेष नाम हमें पता पड़ते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी या व्यक्ति का नाम, जैसे हमने देखा करामत, यह व्यक्ति का नाम है। लक्ष्मी नाम की एक गाय है, वो प्राणी का नाम है। स्थान का नाम अगर दिया हो, जैसे जमशेदपुर है उदाहरण के रूप में। और कोई वस्तु, जैसे हमने किताब देखी, लेकिन वो किताब तो है लेकिन कौन सी है, उसका नाम क्या है? तो हिंदी की किताब है ना। या फिर लोक भारती, कुमार भारती, इस तरह एक विशेष पुस्तक का नाम है जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, जगह, वस्तु की विशेष जाति का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, अब लड़का क्या है? लड़के बहुत सारे हैं ना, कोई विशेष किसी को भी हम लड़का नहीं बोल सकते, लेकिन लड़कों का एक विशेष जाति होती है, इसलिए वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। राजा, बहुत से राजा हैं, विशेष नाम हमें पता नहीं है लेकिन वो राजा है, वो भी जाति के एक विशेष जाति के अंतर्गत आएगा। नदी, नदियाँ भी बहुत सारी हैं, इसलिए नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा आएगी। और देश, देश भी बहुत सारे हैं, इसलिए देश भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। इसके बाद हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो भाव दर्शाने वाले संज्ञा के शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी किसी वाक्य में हमें बहुत आनंद का पता पड़ता है, दुख का पता पड़ता है, कभी हमें बहुत विस्मय का पता पड़ता है, किसी के गर्व का पता पड़ता है। जैसे कोई शब्द हमें किसी प्रकार के अगर भाव दर्शाते हों तो वह संज्ञा के शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। धातु, द्रव्य आदि दर्शाने वाले संज्ञा के शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लोहा, पीतल, पानी, तेल, चारा आदि। अभी देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब जैसे धातु के नाम, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा है, पीतल है, ये धातु। और द्रव्य मतलब पानी है, पेट्रोल है, तेल है, ये सब क्या हो गए? द्रव्य हो गए। तो जिन भी संज्ञा के शब्दों से इन विशेष नामों का हमें पता पड़ता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहे का बर्तन, तो लोहा क्या हो गई? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से समूह का पता चलता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, गुच्छा, टोली आदि। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है कि जिस भी संज्ञा के शब्दों से हमें किसी समूह का पता चलता है, जैसे बकरियों का झुंड, फूलों का गुच्छा, तो ये गुच्छा हो गया, झुंड हो गया, या फिर सैनिकों की टोली, है ना। तो ये जैसे जो जो भी हमें क्या दिखाते हैं, ये समूह दिखाते हैं, इसलिए इन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। देखिए, वारे हमदर्द इस लेसन में भाषा बिंदु के अंतर्गत हमें संज्ञा के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें प्रश्न क्या है वो हम देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। इसमें पहला सेंटेंस है, सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई। अभी इसमें हमने अंडरलाइन किया है सोनाबाई और बच्चों दोनों को। तो सोनाबाई क्या दिखाती है हमको? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सोनाबाई ये शब्द हमें क्या दिखाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष का नाम है।
और बच्चों यानी बच्चे हमें क्या दिखाते हैं, जातिवाचक, क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते हैं, विशेष किसी का नाम नहीं है ना, इसलिए बच्चों ये शब्द हमें जातिवाचक संज्ञा दिखाएगा। दूसरा है गाय बहुत दूध देती है। इसमें गाय और दूध दोनों को हमने रेखांकित किया हुआ है। तो गाय हमें क्या दिखाती है, जातिवाचक संज्ञा, और दूध हमें क्या दिखाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। गाय जातिवाचक संज्ञा इसलिए दर्शाती क्योंकि गाय बहुत सारी है, कोई व्यक्ति कोई विशेष प्राणी का नाम हमें यहाँ नहीं दिया गया, इसलिए हमें अगर विशेष व्यक्ति विशेष प्राणी का नाम न देकर एक ऐसा शब्द जो हमें जाति के रूप में दिखाता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गाय जो है संपूर्ण गाय आ गई इसमें, इसलिए वो जातिवाचक हो गई। अब दूध जो है वह हमने द्रव्यवाचक संज्ञा कहा है क्योंकि दूध क्या है, द्रव्य के अंतर्गत आता है, इसलिए वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा में हमने देखा है धातु या द्रव्य के नाम को संज्ञा के शब्दों को हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अभी इसमें ईश्वर और प्रार्थना दोनों को हमने रेखांकित किया है। ईश्वर जो है हमें जातिवाचक संज्ञा बताता है और प्रार्थना जो है हमें भाववाचक संज्ञा बताता है। नेक्स्ट है सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। अभी सैनिकों यानी सैनिक भी हमें क्या दिखाता है, शब्द जातिवाचक संज्ञा, और टुकड़ी जो है हमें समूह दर्शाता है, इसलिए वह समूहवाचक संज्ञा हुई। नेक्स्ट देखेंगे सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। देखिए सोना चांदी दोनों को हमने रेखांकित किया है, तो सोना चांदी क्या आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि ये धातु के नाम दर्शाते हैं। नेक्स्ट है गोवा देख में तरंगायित हो उठा। अभी इसमें हमने गोवा है ना, गोवा शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है, तो गोवा हमें क्या दिखाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि स्थान है लेकिन विशेष नाम हमें बताया गया है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा दर्शाता है। 7वां है युवकों का दल बचाव कार्य में लगा था। अभी युवकों यानी युवक, ये भी हमें क्या दिखाते हैं, जाति विशेष दिखाते हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा आएगा। दल यह हमें समूह दर्शाता है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा आएगी। कार्य हमें भाव दर्शाता है, काम या कार्य क्या दिखाता है, भाव दर्शाता है। जैसे वे लोग कार्य कर रहे हैं, वे लोग काम कर रहे हैं, तो काम जो है हमें भाव दर्शाता है उनका, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा हो। 8वां सेंटेंस देखिए, आपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया है। इसमें विदेश और भ्रमण दोनों को हमने रेखांकित किया है, तो विदेश जो है वह जातिवाचक संज्ञा आएगी, क्योंकि विदेश बहुत सारे हैं, एक विशेष नाम नहीं है, इसलिए विदेश जातिवाचक संज्ञा। और भ्रमण हमें भाव दिखाता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा आएगी। 9वां है इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। तो इसमें कहानी और समाज और चित्रण 3 शब्द हमने रेखांकित किए हैं, जिसमें से कहानी हमें जातिवाचक संज्ञा दिखाती है, समाज समूहवाचक संज्ञा, चित्रण भाववाचक संज्ञा दिखाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे 10वां, सागर का जल खारा होता है। इसमें सागर और जल दोनों को हमने रेखांकित किया है, तो सागर हमें जातिवाचक संज्ञा दिखाता है, क्योंकि सागर बहुत सारे हैं, विशेष सागर का नाम हमें नहीं दिया गया है, और जल हमें द्रव्यवाचक संज्ञा दिखाता है। तो ये थे आपके संज्ञा से संबंधित प्रश्न। अब हम नेक्स्ट जो भाग है सर्वनाम वह देखेंगे। सर्वनाम क्या होता है, तो इस व्याकरण को भी हमने 5वीं कक्षा से ही करीब करीब पढ़ा हुआ है। तो जो संज्ञा के स्थान पर हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे एक ही शब्द को हम बार बार नहीं रिपीट करते, जैसे राम स्कूल गया है, तो अब राम स्कूल से 5 बजे घर लौटेगा, तो हम उसको दोबारा रिपीट न करते हुए ऐसे बोलेंगे, राम स्कूल गया है, वह शाम को घर लौटेगा। तो वह जो शब्द हमें क्या दिखाएगा, सर्वनाम, क्योंकि हमने उसे राम इस नाम के जगह पर उपयोग किया हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। इसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और 6वां है संबंधवाचक सर्वनाम। जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिन शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले और जिनके विषय में कहा जाए उनका पता चलता है,
वे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अभी देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाले, जैसे मैं, मुझे, हमें, ये शब्द जैसे हम बोलते हैं तो ये बोलने वाले शब्द हो गए। सुनने वाले, अब जिससे हम बातें करेंगे, है ना, तो वो सुनने वाले हो गए। उसके लिए हम कभी कभी तू यूज़ करते हैं, तुम करते हैं, तुमको, तुम्हें, तुझे, आप, इस तरह के हम शब्द यूज़ करते हैं, तो वह सुनने वाले पुरुषवाचक सर्वनाम हुए। और जिसके बारे में कहा जाए, जैसे वे हैं, उसे, उसके, उनके, यह शब्द हमें पुरुषवाचक सर्वनाम दिखाते हैं। आगे जब हम उदाहरण देखेंगे तब आपको यह स्पष्ट होगा। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। जो शब्द निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान बताते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कोई शब्द जो होते हैं ना, जो हमें निश्चित स्थान की जानकारी देते हैं, निश्चित व्यक्ति के बारे में बताते हैं, तो उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह और वह, ये शब्द हमें क्या दिखाते हैं, निश्चय। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। जो शब्द निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान नहीं बताते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, यानी कोई प्रमाण नहीं है। कुछ या कोई, ये शब्द हमें क्या दिखाते हैं, अनिश्चितता दिखाते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम वाले शब्दों से अपनेपन का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो स्वयं के लिए, अपने लिए बोले गए हैं, ऐसे अपने आप ऐसे शब्द दर्शाते हैं, वही शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि आप हैं, स्वयं हैं, यह शब्द जब किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आते हैं तो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया है, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, तो कौन, क्या, कहाँ, ये हमें क्या दिखाते हैं, जैसे प्रश्न पूछा जा रहा हो। इसलिए ऐसे शब्दों को या ऐसे शब्द जब किसी वाक्य में आ जाते हैं तो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, देखिए, जिन शब्दों का संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों से संबंध स्पष्ट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, उसे आदि। जैसे जो काम दिया है वह कर लीजिए, है ना, तो ये वाक्य हमें क्या दिखा रहा है, जो, वह, ये संबंधी दिखा रहा है। उसी शब्द से हमें संबंध दिखाया जा रहा है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम। अब भाषा बिंदु में बाहरे हमदर्द, इसमें हम उचित सर्वनामों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ रिक्त स्थान दिए हैं जहाँ पर हमें उचित सर्वनामों का प्रयोग करना है। पहला वाक्य है डैश सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है, तो उसमें हमने क्या उपयोग किया है, वे सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। दूसरा वाक्य देखिए, डैश बाजार जाओ। अभी इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तुम शब्द उपयोग करेंगे। हम कौन सा शब्द यूज़ करेंगे, तुम बाजार जाओ। तीसरा, डैश कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। डैश यानी रिक्त स्थान, इसमें हमें क्या भरना है, हम कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। यहाँ हम शब्द का उपयोग करेंगे। चौथा है इसे लेकर रिक्त स्थान है, फिर क्या करोगे, तो इसे लेकर तुम क्या करोगे। हम यहाँ कौन सा शब्द यूज़ करेंगे, तुम। पांचवा है हृदय वही है तुम उदार हो। देखिए यहाँ पर जो रिक्त स्थान था, हृदय रिक्त स्थान है, तुम उदार हो, तो उस रिक्त स्थान या डैश की जगह पर हमें वही भरना है। कौन सा शब्द भरना है, वही। नेक्स्ट है लोग डैश कमरा स्वच्छ कर रहे हैं, मतलब लोग स्वयं कमरा स्वच्छ कर रहे हैं। इसके बाद है सातवां, डैश रिजॉर्ट हमने पहले से बुक कर लिया है। डैश मत में हम क्या भरेंगे, वह रिजॉर्ट हमने पहले से बुक कर लिया है। आठवां है इसके बाद रिक्त स्थान है हम लोग दिन भर पंजी देखते रहे, तो इसके बाद हम लोग दिन भर पंजी देखते रहे, मतलब हम भरेंगे हम वहाँ पे। नेक्स्ट है नौवां वाक्य, देखिए रिक्त स्थान दिया है, इसके पहले उसे मना करता, तो हम क्या भरेंगे वहाँ पर, मैं इसके पहले उसे मना करता। और 10वां है
काम करने के लिए कहा है रिक्त स्थान करो। रिक्त स्थान यानी डैश में हम क्या भरेंगे, तो हम काम करने के लिए कहा है वही करो, यह शब्द हम भरेंगे। तो यहाँ तक हमने सर्वनाम देखे हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको विशेषण और विराम चिन्हों के बारे में मैं जानकारी दूंगी।